Yes, good evening everyone. Welcome to the content class. And today, definitely we are going to learn about a new chapter that is the pollution of air and water. Right? So मैं आपके साथ पहले यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. चलिए हम लोग अपना यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज द पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. राइट. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, यहाँ पे हम पहले टॉपिक का air and water. Okay. So as the name suggests, pollution of air and water. So कोई मुझे बताएगा पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे पॉल्यूशन को? यस, हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की. हमने वर्ड ना कई बार अपनी डिक्शनरी में यूज करते हैं या कई बार हम बोलते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो गया है. इवन अगर आपने स्पेसिफिकली ध्यान दिया हो तो हम एक और चीज मेजर करते हैं दैट इज द AQI, दैट इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं. राइट. सो यहाँ पर जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन को हम क्या समझते हैं, क्या मतलब है पॉल्यूशन का, और एयर के अंदर कैसे पॉल्यूशन होता है, वाटर के अंदर कैसे होता है, कौन कौन से चीजें हैं जो पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. सो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल्यूशन. कोई डिफाइन करेगा पॉल्यूशन क्या होता है? हाउ कैन वी डिफाइन पॉल्यूशन? सही है, हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की. वी कैन सिंपली से एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर इज नोन एज पॉल्यूशन. तो हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज एनी undesirable change, any undesirable change किसके अंदर आ रहा है? इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की हो सकती है, वाटर की हो सकती है, सॉइल की हो सकती है, एक्सेट्रा, विच आर हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो किसके लिए हार्मफुल है? विच आर हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो क्या है? हार्मफुल है. किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो उसको हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज अ पॉल्यूशन. भाई अगर कोई भी चीज चेंज आता है, फिजिकल चेंज आ गया, केमिकल चेंजेस आ गए. फिजिकल चेंज का मतलब है डेफिनेटली बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, फिजिकल चेंज आ चुके हैं. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस की हम बात करते हैं, जो किस पे है? एयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, सॉइल में हो सकता है, या बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते लेकिन ये चेंज हो रहा है. और डेफिनेटली ये चेंज क्या है? दिस इज हार्मफुल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट मे बी अ प्लांट, वेदर इट मे बी अ एनिमल और इट मे बी अ ह्यूमन बीइंग. सो डेफिनेटली दीज आर नोन एज अ पॉल्यूशन. मतलब इन सब के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? दैट इज अ पॉल्यूशन. सो कोई भी किसी भी तरीके के अनडिजायरेबल चेंज आ रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं. राइट. सो इसको हमने क्या बोला? दैट इज नोन एज अ पॉल्यूशन. अब हमें पता है कि पॉल्यूशन ना अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है. इन द सेंस हमें पता है कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशंस, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के रिगार्डिंग हम पॉल्यूशन की बात करते हैं. सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस आर देयर? भाई हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशंस भी होते हैं. यस. Yes, ma'am. तो बताएंगे कौन कौन से होते Pollution of air, pollution of water, हैं? pollution of soil. ओके, पॉल्यूशन ऑफ एयर, पॉल्यूशन ऑफ वाटर. सो अगर हम यहाँ पे टाइप्स की बात करें, सो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं. सबसे पहला दैट इज अ एयर पॉल्यूशन. हम किसकी बात करेंगे? दैट इज अ एयर पॉल्यूशन. अब एयर पॉल्यूशन के अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं. डस्ट पार्टिकल हो गया, एयर पॉल्यूशन के अंदर आ गया. पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन के अंदर आता है. स्मोग की बात करें, दैट आल्सो कम्स एयर पॉल्यूशन. या फिर कोई भी चीज बर्न हो रही है तो डेफिनेटली
वो एयर पॉल्यूशन के अंदर आता है। व्हीकल्स का जो धुआं निकल रहा है, डेफिनेटली दे आल्सो कम्स अंडर एयर पॉल्यूशन। तो पहला टाइप हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन की। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज अ वाटर पॉल्यूशन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट इज अ वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर भी ना बहुत सारी चीजों से पॉल्यूट होता है। अगर आपको याद हो वाटर पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम पहले क्या होता था, डेफिनेटली आज भी बहुत सारी जगह पे होता है, वाटर बॉडीज होती हैं। उसी वाटर बॉडी से क्या हो रहा है कि लोग वहां पे नहा रहे हैं, लोग वहां पे कपड़े धो रहे हैं, अपने एनिमल्स को नहला रहे हैं, और वही पानी वो कलेक्ट करते हैं पीने के लिए। आज भी बहुत सारी जगह पे ऐसा हो रहा है। तो डेफिनेटली जो पानी वो पीने के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज अ अनफिट वाटर, क्योंकि इतना ज्यादा वाटर पॉल्यूट हो गया है। हम कपड़े किससे धो रहे हैं, हम केमिकल्स वहां पे यूज कर रहे हैं, हम पानी की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इट लीड्स टू द वाटर पॉल्यूशन। इसी तरीके से सिर्फ यही दो पॉल्यूशन नहीं होते, वी हैव अ वैरायटी ऑफ पॉल्यूशन। जैसे हम बात कर सकते हैं सॉइल पॉल्यूशन की। हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉइल भी हमारी बहुत ज्यादा आजकल पॉल्यूट हो रही है। अब सॉइल के पॉल्यूशन की बात करें तो भाई हम केमिकल्स डाल रहे हैं अपनी सॉइल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, या हम पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में डाल रहे हैं, फंजीसाइड्स के फॉर्म में, वीडीसाइड्स के फॉर्म में, हम कितना सारा केमिकल डाल रहे हैं। तो ये केमिकल कहीं ना कहीं हमारी सॉइल को क्या कर रहा है, पॉल्यूट करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये सॉइल के यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है, सॉइल को पॉल्यूट करने का काम ये कर रहा है। बिसाइड दिस, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं दैट इज अ नॉइस पॉल्यूशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक और तरीके की पॉल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज अ नॉइस पॉल्यूशन। अब नॉइस पॉल्यूशन की बात करें, भाई आप लोगों को सबको पता है कि आजकल क्या हो रहा है कि डेफिनेटली पहले इतनी नॉइज नहीं होती थी। आजकल आप देखें व्हीकल्स, हॉर्न्स की हम बात करते हैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें, जो हॉर्न्स आपके कहाँ बजते हैं, हॉस्पिटल्स के आसपास, स्कूल के आसपास जो बजते हैं, वो डेफिनेटली नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। बिसाइड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाउड स्पीकर्स। आपने देखा है ना, क्या होता है, कहीं ना कोई ना कोई फंक्शन हो रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लोग बहुत तेज आवाज में डेक्स बजाते हैं, लाउड स्पीकर्स यूज करते हैं, तो डेफिनेटली इट ऑल्सो कॉज नॉइस पॉल्यूशन। ये नॉइस पॉल्यूशन कॉज करेगा, साउंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम एक पर्टिकुलर रेंज तक ही सुन सकते हैं, उससे ज्यादा होगा तो हमारे लिए इरिटेबल होगा वो। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिर्फ यही पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा है भाई, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं, आप सबको पता है वी हैव अ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की भी बात करते हैं। भाई हम लोगों के पास क्या है, डेफिनेटली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो वहां पर क्या यूज होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज होता है। ठीक है ना, बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि बिजली बनाने का काम करते हैं, डेफिनेटली हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। सो ये जो रेडियो एक्टिव पावर प्लांट्स है, इसमें यूज होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। डू यू नो, इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्पोज ऑफ करना सबसे भारी काम है, क्योंकि अगर ये जरा सा भी फैल जाए ना, तो इसकी वजह से ड्रास्टिक क्या हो सकता है, जेनेटिक इफेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे आपने एटम बम के बारे में सुना होगा, राइट। एटम बम जब हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था, तो वहां पे कितनी सारी जनरेशंस जो थी वो अफेक्टेड हुई थी, उनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे गए थे, कैंसर जैसी डिजीज वहां पे देखी गई थी। तो आप सोचो कि अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो एटम बम के अंदर थे, उन्होंने कितनी जनरेशन अफेक्ट की। अब यही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, अगर हम इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमें इसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हार्मफुल होगा। तो डेफिनेटली ये भी एक पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन के फॉर्म में आता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन की बात की, बट आपकी बुक के अंदर हमें सिर्फ दो ही तरीके के पॉल्यूशन यहाँ पे पढ़ने हैं, दैट इज द एयर पॉल्यूशन एंड द वाटर पॉल्यूशन। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? नंदिनी, गरिमा, नितिन, साकेत, नेहा, No, ma'am. ओके चलिए। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड हमारा जो आता है यहाँ पर दैट इज द एयर पॉल्यूशन।
अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन की। अब पॉल्यूशन को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने बोला था एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, सॉइल की, वाटर की, एयर की। बट जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो सीधा सा हम ये बोलेंगे दैट एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। यानी कि यहाँ पर जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज अ अनडिजायरेबल चेंज जो वहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब ये अनडिजायरेबल चेंज कहाँ कहाँ पर आ रहा है, डेफिनेटली अगर मैं इस अनडिजायरेबल चेंज की बात करूं तो ये किसके अंदर आ रहा है, दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। इसकी हम बात कर रहे हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एयर की बात कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, दैट आर हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। हमें कई तरीके की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये क्रिएट कर सकता है। सो इट कम्स अंडर एयर पॉल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन यहाँ पर बोलेंगे। यानी एयर पॉल्यूशन क्या हुआ, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर which are harmful for the living organism is known as air pollution। उसको हमने क्या बोल दिया, that is the air pollution, right। अब एयर पॉल्यूशन को कॉज करने वाले एजेंट कौन होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, वो कौन से सब्सटेंस होते हैं जो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। Pollutants. yes। तो वो एजेंट्स, यानी अब हमारे वो एजेंट्स जो हमारे एयर पॉल्यूशन को कॉज कर रहे हैं, इनको हमने क्या बोल दिया, दीज आर नोन एज अ पॉल्यूटेंट्स। इनको हमने क्या बोल दिया, इनको हमने बोल दिया दैट इज, ये क्या है, पॉल्यूटेंट है। अगर ये एयर को अफेक्ट कर रहे हैं तो ये एयर पॉल्यूटेंट है, वाटर को अफेक्ट करेंगे वाटर पॉल्यूटेंट है। यानी डिपेंड करता है कि ये पॉल्यूटेंट्स किस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं। एंड वो सब्सटेंस, वो एजेंट जो हमारी एयर को अफेक्ट कर रहे हैं, एयर की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, इसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज अ एयर पॉल्यूटेंट, राइट। अब जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो चलो हम सबसे पहले एयर की भी बात कर लेते हैं। अब एयर क्या है भाई, हाउ कैन वी डिफाइन एयर, कैसे हम डिफाइन करेंगे एयर के बारे में, वी कैन सिंपली से, अगर हमें एयर के बारे में बताना है तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ पर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे मिक्सचर जो होती है गैसेस की यहाँ पर प्रेजेंट होती है। बट इस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। हम सब जानते हैं एयर के कंपोजिशन के बारे में। तो एयर का जो कंपोजिशन होता है, अगर हम उसकी बात करें तो भाई क्या क्या प्रेजेंट है एयर के कंपोजिशन में, Nitrogen. यस वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, बिसाइड Oxygen. ऑक्सीजन, Carbon dioxide. गुड, Water. कार्बन डाइऑक्साइड, Water vapor. ओके। चलो हम पहले इन तीन को डिफाइन करते हैं, इसके बाद हम आगे भी डिफाइन करेंगे। या फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, अदर गैसेस की हम बात कर देते हैं, और इस अदर गैसेस के अंदर हम यहाँ पे आर्गन की बात कर सकते हैं, Ozone. ओजोन की बात कर सकते हैं, हम मीथेन की बात कर सकते हैं, हम वाटर वेपर की बात कर सकते हैं। ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, दैट इज इन द अदर गैसेस। तो चलिए कंपोजिशन की हमने बात की है, तो हम जानते हैं दैट इज एटमॉस्फेयर में एयर का कंपोजिशन की हम बात करें तो एयर की कंपोजिशन में 78% तो क्या है, 78 है, 71 है, यस वी आर टॉकिंग अबाउट 78%. 78 Nitrogen. नाइट्रोजन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 21% ऑक्सीजन। Oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.1. यस इट्स 0.03 भाई, 0.1 नहीं है, 0.03, क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो ना तो ये 99% बनाते हैं भाई। 99% तो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो गई, 0.03%। और अदर गैसेस की हम बात करें तो कितना है, 0.97%। चलो ये हम एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहे हैं।
एक्चुअली नाइट्रोजन एग्जैक्ट 78% नहीं होती, ऑक्सीजन एग्जैक्ट 21% नहीं होती, या बाकी जो गैसेस होती हैं वो एग्जैक्ट इतनी नहीं होती। एक रफली आइडिया, एक एस्टिमेट हमने लगाया है, क्योंकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 78 पॉइंट समथिंग कुछ ये हो सकती है। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करें तो 20 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में है, तो इसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट हम ये लेते हैं कि हमारी 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 0.97% अदर गैसेस हैं, जिसमें आपका आर्गन है, आपका ओजोन है, आपका मीथेन है, आपका वाटर वेपर है। यानी अदर गैसेस यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर? ये समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी की कोई डाउट्स है? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन उठता है, दैट इज हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। भाई इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया कि एयर का कंपोजिशन होता है, अब हम बात करते हैं कि हाउ डज, कि कैसे जो होती है एयर जो होती है आपकी क्या होती है, गेट पॉल्यूटेड, कहीं वो कैसे पॉल्यूटेड होती है। ऐसी क्या चीज है जो हमारी गैसेस को यहाँ पर क्या कर रही है, हमारी एयर को यहाँ पर क्या कर रही है, पॉल्यूट करने का काम कर रही है। तो भाई कैसे हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट हो रही है। सो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि हमारी जो एयर पॉल्यूट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है आपके एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से। किसकी वजह से हो रही है, एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से हमारी जो एयर है वो क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब ये एयर पॉल्यूटेंट्स एक्चुअल में कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारी एयर को यहाँ पर पॉल्यूट करने का काम करें। हमने तो यही पढ़ा कि हमारी जो एयर है वो एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो रही है। अब कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स की कि भाई कैसे हमारे एयर पॉल्यूशन हो रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो सबसे पहला कॉज है वो है दैट इज अ पार्टिकुलेट मैटर। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दैट इज अ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर मतलब बहुत छोटे कणीय चीजों की हम बात कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें की, जो सॉलिड या लिक्विड कैसे भी पार्टिकल्स हो सकते हैं जो सस्पेंडेड है किसमें, आपकी गैस में। कभी आप लोगों ने देखा है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, कभी आपने देखा है कि आपके कहीं ना कहीं खिड़की से या कहीं से जो होती है धूप अंदर आ रही है, सनलाइट अंदर आ रही है, तो आपने देखा होगा कि उस सनलाइट में आपको बहुत सारे एयर पार्टिकल्स, सबसे बहुत सारे पार्टिकल्स कहीं ना कहीं आपके टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स आपको वहां पे फ्लो करते हुए दिख रहे हैं। कितने लोगों ने मेजर किया है, देखा है? हैव यू एवर सीन इट, नोटिस Yes. किया? ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं, तो पहला एयर पॉल्यूटेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलेट मैटर। छोटे छोटे बहुत टाइनी बहुत छोटे ये सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स हो सकते हैं जो गैस में यहाँ पर सस्पेंडेड है, जो एयर में सस्पेंडेड है। सो वी कैन से ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये आपके छोटे कैसे होते हैं, टाइनी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। ये कैसे हैं, टाइनी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, जो किसमें है, दैट इज सस्पेंडेड इन दी एयर। ये आपके सस्पेंडेड है किसके अंदर, एयर के अंदर ये सस्पेंडेड है। और इस तरीके के पार्टिकल्स को हम लोगों ने क्या बोला, दैट इज नोन एज अ पार्टिकुलेट मैटर। ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ना भाई, ये तो दो तरीके का हो सकता है। ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये आपका दो तरीके का हो सकता है, एक नेचुरल जो नेचर ने बनाया है, और दूसरा हम बात करते हैं डेफिनेटली दैट इज अ मैन मेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसे इंसानों ने बनाया है। राइट। अब पार्टिकुलेट मैटर की हम बात कर रहे हैं, तो भाई इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, चलिए इस पे हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज अ वोल्केनिक इरप्शंस। हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वोल्केनिक इरप्शंस की हम बात करें। भाई ये तो नेचुरल है, नेचर ने डिसाइड किया है।
आपका वोल्केनो क्या हो रहा है, दैट इज अ बर्स्ट हो रहा है, वहां से लावा निकल रहा है, लेकिन लावा के साथ साथ वहां पे छोटे छोटे टाइनी सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं एंड पार्टिकुलेट मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस पार्टिकुलेट मैटर जो कि नेचुरल हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट कम्स अंडर अ नेचुरल पार्टिकुलेट मैटर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, स्पेसिफिकली हम बात करते हैं डेजर्ट एरियाज की, जहां पर डस्ट स्टॉर्म्स उड़ती हैं, जहां पर क्या होते हैं, धूल के गुब्बार उड़ते हैं। नॉर्मल अगर हम बोले तो वी कैन से दैट इज द डस्ट स्टॉर्म्स, वहां पर क्या होती है, रिलीज होती है, उड़ती है। अब ये जो डस्ट स्टॉर्म्स है, दे ऑल्सो कम्स अंडर, ये किसके अंदर आ रही है, ये भी आपका नेचुरल है, क्योंकि हवा चल रही है, हवा की वजह से ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, धूल जो है ये उड़ रही है, इसका गुबार हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ये नेचुरल पार्टिकुलेट मैटर है, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में सस्पेंडेड है, एयर में हैंग्ड है, कहीं पे एयर के उसमें प्रेजेंट है, जो हमें दिख रहे हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई हम सिंपल सी बात कर सकते हैं, दैट इज अ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये भी नेचुरल है। हम किसकी बात कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, जो हम जला रहे हैं या जो नेचुरली यहाँ पे जल रहा है, ये भी किसके अंदर आता है, दे ऑल्सो कम्स अंडर अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस के अंदर है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, हम यहाँ पर मैनमेड की भी बात करेंगे, और जब हम मैनमेड पार्टिकुलेट मैटर्स की बात करते हैं तो निकलने वाले ऑटोमोबाइल्स की हम बात करते हैं, दैट इज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की हम बात करते हैं, जो निकलता है वो मैनमेड है। भाई ऑटोमोबाइल्स किसने बनाए हैं, मैन ने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। तो उसमें से जो निकल रहा है, जो एग्जॉस्ट उसका निकल रहा है, वो किसके अंदर आ रहा है, दैट इज अ मैन मेड पार्टिकुलेट मैटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पार्टिकल्स सस्पेंडेड होंगे एयर में, जो कहीं ना कहीं ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, आपने सुना होगा, हम दिल्ली की बात करते हैं, आपने सुना है दिल्ली में काफी टाइम से क्रैकर्स बर्न करना दिवाली पर बैन है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई, या बहुत सारी जगह पे क्रैकर्स बैन जो है उसको बर्न करना बैन कर दिया था गवर्नमेंट के थ्रू। मैम क्योंकि क्रैकर से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। क्रैकर से हार्मफुल गैस यहाँ पे रिलीज हो रही थी, और इसके साथ साथ क्या हो रहा था, देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही थी। क्या हो रहा था, दिवाली जब आती है, ठीक है ना, लोग क्रैकर्स बंद करते हैं, लेकिन यही एक टाइम पीरियड भी होता है जब आपकी जो क्रॉप है, काय की क्रॉप बात कर रहे हैं हम, राइस की बात कर रहे हैं, पैडी क्रॉप की बात कर रहे हैं, जब कटती है, राइट। अब क्या हो रहा था कि बहुत सारे किसान क्या करते थे, पैडी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद में जो वेस्ट बचता था उसको उसी टाइम पीरियड पे जला भी रहे थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि डेफिनेटली दोनों काम पे, एक क्रैकर्स को बंद करने से वेस्ट जो गैसेस निकली उन्होंने नुकसान पहुंचाया, दूसरा जो हम बर्न कर रहे थे, जो वेस्ट था, एग्रीकल्चर वेस्ट हम जो बर्न कर रहे थे, उसकी वजह से भी क्या हो रहा था, हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही थी, जो एनवायरमेंट में कलेक्ट हो रही थी, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है वो अकर हो रही थी उस समय पे। और यही वजह है कि दिल्ली में या नियर बाय एनसीआर एरिया की हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या हुआ, क्रैकर्स को बंद कर दिया, क्रैकर्स का जो बर्निंग है उसको बंद कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। इवन बहुत सारे स्टेट्स ने तो इवन एक पर्टिकुलर टाइम निकाला कि इसके बाद आप क्रैकर्स बंद नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली ये एयर पॉल्यूशन कॉज करेगा, ये नॉइस पॉल्यूशन कॉज करेगा, एज वेल एज ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्मफुल है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो सकती है, बहुत सारे पर्सन्स को इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, राइट। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे हमारा पहला एयर पॉल्यूटेंट, कि भाई हम एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं कि कौन सा कॉज है जो एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। तो पहला कॉज हमने यहाँ पे पढ़ा, दैट इज द पार्टिकुलेट मैटर, जो सॉलिड या लिक्विड कैसा भी हो सकता है, सस्पेंडेड हो रहा है एयर में। ये नेचुरल हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाला धूल की गुबार, डस्ट स्टॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को जब हम बंद कर रहे हैं उससे निकल रहा है, फॉरेस्ट फायर्स की हम बात कर सकते हैं, भाई जंगलों में आग लगती है, नेचुरली लगती है, किसी ने लगाई नहीं है, राइट, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा धुआं जो होता है रिलीज होता है। अच्छा, कितने लोगों ने सुना है दैट इज इन द ईयर 2021 कोरोना जस्ट जब आया था इंडिया में, और इंडिया के अंदर जब कोरोना की वजह से जो है बहुत सारा
बंद हुआ था, स्कूल्स कॉलेजेस जाना बंद हुए थे, तो उससे पहले ना एक चीज बहुत ज्यादा हिट उसमें थी कि अमेजन रेन फॉरेस्ट, सुना है ना? यस मैम। वहां पर आग लग गई थी। सुना है कि वहां पर है ना फायर लग गई थी और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अब फॉरेस्ट के अंदर फायर लगी है और जिसमें भी अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है, सो डेफिनेटली उसकी वजह से कितना ज्यादा पर्टिकुलेट मैटर जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज हुआ होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर कितना राइज हुआ होगा और उसकी वजह से कितनी ज्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और बहुत सारा लॉस हुआ होगा हमारी बायोडाइवर्सिटी का। सोचो। सो डेफिनेटली फॉरेस्ट फायर जब भी लगती है तो बहुत सारे लॉस यहाँ पर होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। क्लियर? ये समझ में आया पार्टिकुलेट मैटर क्या क्या कॉज कर सकता है? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं, भाई हमने ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की बात की थी, चलो इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। आपने देखा होगा स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की, जो पर्सन सुबह से शाम तक इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है और स्पेसिफिकली हाईली पॉल्यूटेड सिटी के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ हाईली पॉल्यूटेड, और ऐसी कंडीशन में सोचो अगर वो पर्सन वाइट वाइट जो भी है, डेफिनेटली उसकी जो क्लोथिंग है वो व्हाइट कलर की होगी, तो क्या होगा, वाइट है बहुत जल्दी गंदी हो जाएगी। क्यों गंदी होगी? क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से सूटी पार्टिकल्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? सूटी पार्टिकल्स निकल रहे हैं, फ्लाई एशेस निकल रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, डेफिनेटली हमारे क्लोथ्स को तो गंदा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में। क्लियर? ये आया समझ में सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं दैट इज अ बर्निंग ऑफ, हम यहाँ पे एक टॉपिक की बात करते हैं कि हमने क्या किया, बर्निंग ऑफ फ्यूल की हम बात कर रहे हैं। अब फ्यूल की हम बात करें, भाई किसी भी चीज को बर्न करो, आप किसी भी चीज को जला रहे हो, आप है ना वुड को जलाओ, लकड़ी जलाओ, आप कोयला जलाओ, आप पेट्रोलियम जलाओ, जो भी चीज आप जला रहे हो, डेफिनेटली अगर आप वुड को जलाते हो, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम लकड़ी जलाते हैं, वुड को जलाते हैं, कोल को जलाएं या हम पेट्रोलियम को जलाएं, इन सब में क्या प्रेजेंट है, दैट इज अ कार्बन, इन सब के अंदर प्रेजेंट है। इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? इन सब के अंदर प्रेजेंट है कार्बन, राइट। और हमने एक और चीज आपको याद हो पढ़ी है कि किसी भी चीज को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यस मैम। राइट। यानी कि इन सब को क्या है, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है, इसको अगर आप बर्न कर रहे हो तो आप इसको क्या दे रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न कर रहे हो। जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करोगे तो डेफिनेटली इट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन करेगा भाई ये, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। इनिशियली हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, राइट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया भाई, ये तो चला गया आपके एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये क्या है, ये है गैस, ये क्या है, इट इज अ गैसियस नेचर इन नेचर। सो ये कहाँ चली गई, ये चली गई आपके एटमॉस्फेयर में। कहाँ चलेगी, एटमॉस्फेयर में। अब सोचो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, कभी सोचा है? अच्छा इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक रूम है उसमें आप अकेले बैठे हो, ठंडी का मौसम है, डेफिनेटली ठंड ज्यादा लगेगी। अगर उसी रूम में क्राउडेड है, बहुत ज्यादा भर गया है, तो इतनी ठंड नहीं लगेगी। नोटिस किया है? यस मैम। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? मैम क्योंकि जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और उससे मैम गर्म वो गर्म होती है, यस, इट इंक्रीजेस द तो इससे टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यस, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब आप किसी भी चीज को बर्न कर रहे हो, आपने वुड की, कोल किया, पेट्रोलियम, सब में कार्बन था। किसी भी चीज को बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो भाई ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ चलेगी, एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में अगर ये गई तो कहीं ना कहीं इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये क्या करेगी, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी।
एंड इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या करेगी? ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी बिकॉज इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। क्या होती है लिटर ऑन बात करते हैं, ठीक है। प्लस सिर्फ इतना ही नहीं भाई, आपने लकड़ी जलाई तो लकड़ी जल आपने को कहाँ से मिली? डेफिनेटली लकड़ी जलाने के लिए हमें चाहिए पेड़। अब पेड़ कटेंगे यानी कि हम बात करें हैं डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन होगा तो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर यस डिफॉरेस्टेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा। क्यों रहेगा? यस मैम, क्योंकि क्योंकि मैम प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो प्लांट्स मैम अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? गुड, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है। प्लांट ऑक्सीजन लेते भी हैं देते भी हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी हैं देते भी हैं। प्लांट रेस्पिरेशन 24 आवर्स कर रहे हैं, लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस एक पर्टिकुलर अमाउंट में करते हैं, लेकिन पूरे टाइम पे जो अमाउंट ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं जिसे हम यूटिलाइज कर सके। सो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जैसा आपने बताया कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे यानी हम पेड़ों को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे तो डेफिनेटली वो प्लांट्स कर गए जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे थे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा क्योंकि पेड़ नहीं है, तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज करेगी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये क्या होगी? रेस्पॉन्सिबल होगी। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम बात कर रहे हैं that is the burning of coal and petroleum in thermal power plants and automobiles। ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है, हम यहाँ पे बर्निंग कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। हम यहाँ पे कोल की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली दैट इज अ पेट्रोलियम की हम बात करें, तो जब भी हम इसको बर्न करते हैं, भाई कोल है तो इसके अंदर सल्फर होगा, ठीक है ना, कोल की हम बात करते हैं, या अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हम सल्फर की बात कर रहे हैं या हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, राइट। जब हम इसको बर्न करेंगे, हम किसको बर्न कर रहे हैं? कोल को बर्न कर रहे हैं या पेट्रोलियम को बर्न कर रहे हैं, तो भाई ये जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये भी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ये सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ऐसे ही जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। और डेफिनेटली ये गैसेस कहाँ रिलीज हो रही है? एटमॉस्फेयर में आपके रिलीज हो रही है, यानी ये हार्मफुल है भाई। आपको बता दूं सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हार्मफुल होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडस्ट्री जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और एक ऐसी चीज है जो इंडिकेट करती है कि यहाँ पर इसका पॉल्यूशन जो है इंक्रीज हो चुका है, दैट इज अ लाइकन। हैव यू हर्ड अबाउट अ टर्म लाइकन? सुना है लाइकन के बारे में? नो मैम। नहीं सुना? ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। लाइकन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ एल्गी एंड फंगाई। ये किसका एसोसिएशन है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल्गी और फंगाई ने मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज नोन एज लाइकन। जहां पे एल्गी जो है अपना खाना खुद बना रहा है और बदले में फंगस को भी दे रहा है, थोड़ा अमाउंट फंगस को भी दे रहा है। बदले में फंगस उनको सारे एसेंशियल मिनरल्स दे रही है जो एल्गी की रिक्वायरमेंट है। चलो अब ये हम बात करते हैं। हमने बोला बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, जब हम कोल या पेट्रोल को जलाते हैं, आपको बता दूं कोल जो लीस्ट क्वालिटी का होता है उसके अंदर सल्फर का अमाउंट ज्यादा होता है। यह है वो वैरायटी ऑफ कोल्स, 4 डिफरेंट टाइप के कोल्स होते हैं। मैं यहाँ पे पीट की बात कर रही हूँ। पीट को अगर हम जलाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि आगे चल के ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? ये एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। क्या हुआ? यहाँ पे तो उन्होंने गैसेस बना दी, आगे चल के ये क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे और एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो डेफिनेटली ये हार्मफुल है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भाई हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है दैट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। हम सीओ की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं दैट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, कैसे प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के? मैम जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो इसकी बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। हम सिंपल सा एक वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज अ इनकम्प्लीट कंबशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकम्प्लीट कंबशन की हम बात कर रहे हैं। अब कंबशन मतलब किसी चीज को हम बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। ठीक है, चलो एक बंद रूम हमने लिया। हम क्या बात कर रहे हैं? एक बिल्कुल क्लोज रूम की बात कर रहे हैं। एक रूम है बिल्कुल पैक्ड कर दिया, सर्दियां हो रही थी, सपोज फॉर एग्जाम्पल सर्दियां हो रही थी तो हमने क्या किया, हम एक बंद रूम के अंदर बैठ गए और हमने जला दी अलाव। मतलब हमने क्या कर दिया, कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, उस पे लगा दी आग हमने। राइट, क्लियर, ये समझ में आया? अब चलो हुआ क्या, कैसे इनकम्प्लीट कंबशन हुआ। अब जब तक इस रूम के अंदर, हम एक रूम की बात कर रहे हैं, ये इस रूम के अंदर जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट थी तब तक तो ये प्रॉपरली जला। जब तक क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट थी तब तक तो यहाँ पर जो कंबशन हुआ उसने क्या प्रोड्यूस किया, उसने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया। लेकिन जैसे 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 ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता गया, यानी कि जो चीज हम बर्न कर रहे हैं उसको ऑक्सीजन की कमी होने लग गई। हमें पता है किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो गई। ऐसी कंडीशन में इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, यानी चीजें पूरी तरीके से नहीं जली और इन्होंने क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। इस इनकम्प्लीट प्रोडक्शन की वजह से, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन जब स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली इट इज हार्मफुल फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इनिशियली अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अगर हम इनिशियली इनहेल करें तो डेफिनेटली क्या होगा, हमें डिजीनेस हो सकती है भाई, चक्कर आ सकते हैं, ठीक है ना, हमें ड्राउजीनेस हो सकती है, ठीक है ना, यानी हमें नींद सा आना, हमें ऐसा लगना नींद आ रही है, हमें नोजिया हो सकता है, वॉमिट्स वाला जो फीलिंग होती है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें क्या हो सकती है, हमें यहाँ पे हेडेक हो सकता है इनिशियल कंडीशन पे। लेकिन ये इनिशियल कंडीशन से, अगर कंडीशन ज्यादा बिगड़ जाए तो इसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। क्या हो रहा है, पर्सन की यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। यानी क्या हुआ, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है कि किसी चीज को जलाने के टाइम पे उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से वो इनकम्प्लीटली रह गया, पूरी तरह से नहीं जल पाया, और इन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो किसका प्रोडक्शन करने लग गया, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन करने लग गया। राइट और जैसे ही वो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन कर लिया, इनिशियल कंडीशंस में उसने हमें क्या कॉज किया, डिजीनेस, ड्रॉजीनेस, नोजिया, हेडेक, और सीवियर कंडीशन में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। यही वजह है, आपने सुना होगा कि जब भी कोई इंसान जो है अलाव जलाता है या जो भी वो चीज वो बर्न कर रहा है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट या कोई ना कोई रूम जो है, डोर विंडो कुछ ना कुछ वो खुली रखेगा। अगर वो उसे प्रॉपर बंद कर देता है तो इसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन हो सकता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कॉज कर सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कॉज कर सकती है, जिसके साइड इफेक्ट्स हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर द रिजल्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये किसकी वजह से हो रहा था, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से ये सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे थे। इज इट क्लियर, ये समझ में आया? जहाँ पे किसी की कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज है? यस, ओके। नंदिनी, गरिमा, नितिन, अनुष्का, स्वाति, साकेत, गगनप्रीत, नो डाउट मैम। ओके चलिए। अब इसके आगे हम बात करते हैं तो भाई ये ही सिर्फ इनकम्प्लीट कंबशन नहीं हो रहा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी के अलावा और क्या चीजें रेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर हम एक और चीज की बात करते हैं दैट इज अ CFC। क्या होता है CFC? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। Yes, it is known as a
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहे हैं, किसमें प्रेजेंट होता है? मैम शायद कोल में। ओके चलो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात कर रहे हैं, इसको हम फ्रियोन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये इनिशियली जो रेफ्रिजरेटर्स आए थे उनके अंदर होता था। यस मैम, हीटर्स में भी यूज होता है। ये एसीज में भी यूज होता था। इवन स्प्रे जो आपके स्प्रे कैन्स होते थे, एरोसोल स्प्रे कैन्स की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये यूज होता है, ठीक है। यानी ये इतनी सारी चीजों के अंदर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ये रॉकेट प्रोपेलेंट जो होते थे उसमें भी यूज होता था। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है डेफिनेटली रेफ्रिजरेटर्स में यूज हो रहा था, एसी में यूज हो रहा था, एरोसोल और स्प्रे कैन्स में यूज हो रहा था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट इनिशियली नहीं पता थे। तब पता चले कि जब देखा गया कि धीरे 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 इसकी वजह से क्या हो रहा था, दैट इज द ओजोन डिप्लीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ओजोन डिप्लीशन। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ओजोन को डिप्लीट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह से क्या हो रहा था बेसिकली कि ये रेफ्रिजरेटर्स, एसी और स्प्रे कैन्स में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो रहा था, ये हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है यूवी, ठीक है ना, उसके साथ रिएक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा था, और डेफिनेटली क्या कर रहा था, हमारी ओजोन के डिप्लीशन का कारण बन रहा था, जिसकी वजह से ओजोन होल जो है वो क्रिएट हो रहा था। यस नंदिनी? मैम ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते कहाँ से हैं? डेफिनेटली इट इज अ फ्रियोन्स। अगर हम बात करें ना तो ये क्या है, ये फ्रियोन्स है। अब ये जो है बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज जो है कहीं ना कहीं से आ रही है, कोई ना कोई रिएक्शन करके किसी ना किसी चीज के साथ इसको बनाया जा रहा है। इसके अंदर फ्री रेडिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब है कि फ्री चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो किसी के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए क्या है, दैट इज द हार्मफुल है, ठीक है ना। ये बनाए जा रहे थे, कोई भी चीज नेचुरली नहीं होती, बनाई जाती है। बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, इसी तरीके से इसको भी बनाया गया था। डेफिनेटली ये यूज हो रही थी और इट इज गुड इन यूजिंग रेफ्रिजरेटर्स, एसी, स्प्रे, एरोसोल स्प्रे कैंस के लिए, जिसके लिए बनाई गई थी उसके लिए बेटर थी। लेकिन इसका इफेक्ट देखा गया था ओजोन के डिप्लीशन पे, कि ओजोन किस तरीके से डिप्लीट हो रही है, बिकॉज ये फ्रियोन्स है, इनके अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं एंड दे आर रेडिली टू रिएक्ट विद अदर चीज, ठीक है ना। अदर थिंग्स के साथ ये बहुत रेडिली क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये फ्रियोन्स है, इजिली रिएक्ट कर सकते हैं। फ्री रेडिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, इसीलिए ये हार्मफुल थे, ठीक है। या आया समझ में? यस मैम। चलो नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सीएफसी के अलावा अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे डेफिनेटली दैट इज अ स्मोक। क्या होता है स्मोक? यस, व्हाट इज स्मोक? मैम स्मोक एंड फोक। यस, व्हेन स्मोकिंग फोक। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग। तो आजकल जो हो रहा है वो हो रहा है स्मोक, एक थिक लेयर ऑफ फॉग, ठीक है ना, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर में एटमॉस्फेयर में जो छा जाती है उसको बोलते हैं स्मोक। विजिबिलिटी इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, एंड अगर विजिबिलिटी रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो धुंध कोहरा जिसको हम बोल रहे हैं, डेफिनेटली आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे धुंध या कोहरा जिसको हम बोलते हैं वो बहुत देर तक रहता है। मॉर्निंग में रहता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये दिन में भी रहता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। हम प्रॉपर कोई भी चीज को काफी लंबी डिस्टेंस तक नहीं देख पाते, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा था, डेफिनेटली ये एक्सीडेंट की चांसेस तो करता ही करता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर स्मोक प्रेजेंट है, स्मोक के अंदर बहुत सारे ऑक्साइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, जो डेफिनेटली हमारे किसी ना किसी एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे और कहीं ना कहीं ये हमारे ब्रीथिंग डिफिकल्टीज यहाँ पे कॉज कर सकते हैं। क्या कॉज करेंगे? कहीं ना कहीं हमारे सांस लेने में तकलीफ करेंगे। और स्पेसिफिकली हम बात करें, अस्थमा ये कॉज कर सकते हैं, कफ ये कॉज कर सकते हैं, स्नीजिंग इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर जो छींके आ रही है, वीजिंग जो साउंड्स क्रिएट हो रही है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, राइट। सो डेफिनेटली सबसे ज्यादा इसमें जो अफेक्ट करता है, जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अस्थमैटिक पेशेंट जो होते हैं, उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है।
आपको याद हो कुछ टाइम पहले तक दिल्ली में क्या गया था, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम तक क्या हो रहा था कि कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। आपका जो था डेफिनेटली क्या हो रहा था, पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो रही थी, बहुत सारे लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगह में आफ्टर दिवाली, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द दिल्ली रीजन की अगर मैं बात करूं, तो आफ्टर दिवाली क्या गया था, बहुत सारी जगह में बच्चों को स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी। क्यों की गई थी? बिकॉज वहां पे उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने लगी थी। जब ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगी थी, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन उनको क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। सबसे ज्यादा अफेक्ट इसको कर रहा था भाई, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। एज वेल एज ये किसको अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट करेगा हमारे अस्थमेटिक पेशेंट्स को या और पेशेंट्स को जो कि कहीं ना किसी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से परेशान है। क्लियर? ये सबको क्लियर बस सीएफसी की क्या रोल है और स्मोक की क्या रोल है? यस मैम। ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेटली, अब हमारे पास जब पॉल्यूटेंट्स की हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास